आखिरी में। तो आई थिंक लास्ट टाइम काफ़ी कुछ हुआ था। पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। हम लोग ने थोड़ा सा न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, आइसोटोप्स के बारे में कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखे थे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, हम लोग ने ये सब कुछ देखा। इवन साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी हम पढ़े। फिर हम लोग आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन पे आए थे, E=mc²। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आया था, दैट इज़ मास डिफेक्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारे कई सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब ऐसा है कि जब वो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेटली उनका मास गिनेंगे आप तो वो ज़्यादा बढ़ता है, मगर उन्हीं न्यूक्लियॉन्स को अगर मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाया जाए तो उसका मास देखो तुमको कम नज़र आएगा। तो पता चला कि बोले वो मास गया कहाँ, तो बोले वो जो डिफेक्ट आया था मास में उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, और वो कन्वर्ट हो गई थी एनर्जी में। फिर उसके बाद आया था एक कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हम लोग ने ग्राफ देखे थे, मगर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में से अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हम लोग ने ग्राफ बनाए थे। अगर मुझे याद है इससे अच्छे से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ था, है ना, ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यहाँ पर था आपका एटॉमिक मास नंबर। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से यू करके कुछ आया था, फिर उसके बाद ये ऐसा डिक्रीज हुआ था। हमने देखा था सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका होता है, आयरन का होता है ना। कितना होता है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 8.7 मेगा, या 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं इसके आगे भी जाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाता है, कम होते जाता है। इसके पीछे भी जाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, कम होता है। अब बेटा बात ऐसी है, देखो कोई भी दो लाइटर न्यूक्लियाई को अगर आप कंबाइन करते हो, कोई भी दो लाइटर न्यूक्लियाई को आप कंबाइन करते हो तो उससे बनता है एक हैवियर न्यूक्लियाई। उससे क्या बनता है, हैवियर न्यूक्लियाई। जिंदगी में हर किसी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, है ना। अब ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि स्टेबिलिटी हो, कोई टेंशन ना हो किसी बात का, पैसा बस आता रहे, है ना, और हम बस पड़े रहे, है ना। तो हर किसी की वही तमन्ना है। तो अब ऐसा है कि भैया लाइटर न्यूक्लियाई, है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, कम है। मतलब उनको अलग करना आसान है। हम चाहते हैं कि भैया इनको क्या है, ज़्यादा स्टेबल बनाया जाए, है ना। तो बोले वो स्टेबल कैसे बनाएंगे, तो बोले भैया क्या करो, इनको आपस में मिला दो। अगर इन्हें आपस में मिला देंगे तो उससे जो है भैया इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उनमें मजबूती आ जाएगी। तो ऑफकोर्स आप वही काम करेंगे, जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं, तो दो पार्टनर्स तभी जुड़ेंगे जब उसमें क्या ऑप्शन है, स्टेबिलिटी का ऑप्शन है। अगर उसमें चांसेस है कि स्टेबिलिटी आने वाली है ना। ना इमरान अली सर मैं अलग पढ़ा रहे, मैं अलग पढ़ा रहा, है ना, और हम लोग देख रहे कि भैया बच्चे इधर उधर भाग रहे, बोले भाई कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो हम बोले चलो दोनों मिलकर एक साथ पढ़ाते हैं। एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या हुआ, बोले बच्चे एक ही जगह है। तो अब यहाँ से ऐसा स्टेबिलिटी ऐसा मान के चलते कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, तभी मान के चलते। अब ऐसा है कि ठीक है, अब ऐसा है कि भाई मान लो कि दो पार्टनर्स जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इनकी बिल्कुल नहीं जमती, आए दिन इसकी उसकी 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 गाड़ी करते रहते। अब भैया यह है साथ में रहेंगे तो भैया वो कैसे रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। तो बेहतर क्या है भैया, है ना, सॉरी यहां पर एक ही बात कर रहा है ना। तो अब बेहतर क्या होगा कि आप अलग अलग हो जाओ। अगर आप अलग अलग हो जाओगे, है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, आपका दोनों का एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आप में स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि आपका मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर ज्वाइन हुआ था इसीलिए उसे कहा जाता है फ्यूजन, यहां स्प्लिट हुआ था इसीलिए क्या कहा जाता है, फिशन, न्यूक्लियर फिशन, है ना। अब ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट। ये जो हम लोग ने देखे आखिरी में थोड़ा हम लोग ने भागा भागा के देख लिए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब उसी पर बेस्ड हमारा आगे का
पॉइंट है ना, न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द टाइटल नंबर 13.5, न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, ओके. ऐसा है कि यहां पे आपने देखा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियॉन्स. कुछ न्यूक्लियॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. कुछ न्यूक्लियॉन्स बिल्कुल भी किसी एक दूसरे न्यूक्लियॉन पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते. मगर देखा यह गया कि ये जो न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी बांधी हुई एनर्जी काफी ज्यादा है. ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सभी एलिमेंट्स की अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आती है. तो भैया ऐसा है, तुमने देखा कि कोई तो चीज उनको आपस में बांधी हुई है, वो चीज वो फोर्स ओवरकम कर रही है किसे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को. अरे मैं सादा सीधा हेलियम का न्यूक्लियस अगर पकड़ता हूं, हेलियम के न्यूक्लियस में कौन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते. रिपेल करते हैं क्या, अट्रैक्ट करते हैं क्या, कुछ नहीं करते एक दूसरे, कोई फोर्स नहीं लगाते, है ना. अब ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे पे किसी भी किस्म का फोर्स एक्सर्ट नहीं करते. अब फिर बोले यार मगर इनमें तो स्टेबिलिटी जबरदस्त नजर आ रही है, ये बिखर नहीं रहे अपने आप से एक दूसरे से, क्या है उसके बीच में, कोई तो फोर्स है उनके बीच में जो उन्हें ऐसा बांधा हुआ रखा हुआ है. तो किसी ने कहा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, क्योंकि न्यूटन बाबा ने बोल के गए हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, है ना. बोले हो सकता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, और या प्रोटॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. मगर बाद में कहा गया भैया भैया सुनो सुनो पूरी बात सुनो, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत ज्यादा है उससे. तो भैया ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे, अट्रैक्ट भी कर रहे. रिपल्शन किस वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण. अट्रैक्शन किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो ही नहीं सकता. तो बोले फिर वो कौन सा फोर्स है जो इतनी स्ट्रांगली इन सबको बाइंडेड है, तो फिर नाम दिया गया क्या आएगा, न्यूक्लियर फोर्स, है ना. तो फिर यहां एक्सर्ट आया कि न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, which binds proton and neutron together. ठीक है, it is very much greater than इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स. तो क्या देखा आपने, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है कूलम्ब फोर्स से, है ना. अब ऐसा है कि अच्छा ठीक है, इस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस बाइंडिंग फोर्स के या सॉरी न्यूक्लियर फोर्स के नेचर को थोड़ा सा समझना चाहते हैं. तो इस न्यूक्लियर फोर्स के नेचर को समझने के लिए हम लोग ने एक ग्राफ को समझा कि चलो मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं. पोटेंशियल एनर्जी विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्सेस डिस्टेंस which is in femtometer, 1 femtometer, 2 femtometer and 3 femtometer, 1, 2 and 3, 0, 0,
ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हम लोग ने यहां देखा। चलो उस ग्राफ को कुछ हिस्सों में मैं बांट देता हूं। चलो इस ग्राफ को ए से लेकर बी तक बांटा मैंने, और फिर बी से लेकर मैंने सी तक बांटा, और फिर सी से डी तक मैं सो ऑन, वो तो आगे तक जा रहा है, उसमें बांटा मैंने। अब देखो ग्राफ का कौन सा हिस्सा क्या क्या बताता है, आप ये देखो बेटा, गौर से देखो। हम देखते हैं कि असल में ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब अगर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, सुनो इधर बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए फोर्स को निगेटिव होना चाहिए और डी यू बाई डी एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। रिपल्सिव फोर्स के लिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए फोर्स को पॉजिटिव होना चाहिए और डी यू बाई डी एक्स को निगेटिव होना चाहिए। जीरो फोर्स के लिए आपका ऑफकोर्स यानी फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जीरो फोर्स के लिए डी यू बाई डी एक्स कैसा भी हो, बस उसने कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेटा देखो ऐसा है, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आप पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा किस्म का फॉर्मूला देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब ऐसा है कि देखो डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव कब होगा किसी ग्राफ में, जैसे मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ, याद है ना, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई बात में बताओ मुझे यहां पे कि यहां पर स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है, उतरता हुआ नजर आ रहा है ना आपको। तो मैं देखता हूं कि ये तकरीबन ये जो वैल्यू आती है तकरीबन 0.8 फेम्टोमीटर तक की आती है। तो अराउंड 0.8 फेम्टोमीटर तक मुझे जो ग्राफ नजर आ रहा है वो कैसा नजर आ रहा है, निगेटिव स्लोप वाला। अगर ये निगेटिव स्लोप वाला है तो इस जगह पे डी यू बाई डी एक्स कैसा है, तो बोले वो निगेटिव होगा। डी यू बाई डी एक्स कैसा होगा, निगेटिव। अब अगर डी यू बाई डी एक्स निगेटिव है, इस फॉर्मूले में तू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दें और माइनस में डाल, तो पहले से कौन बैठा हुआ था वहां पे, माइनस, उसमें डी यू बाई डी एक्स भी कूद पड़ा, उसकी वैल्यू भी क्या है, माइनस। तो टोटल वैल्यू कौन सी साइन की हो जाएगी,
आज की तारीख क्या है? 15 16। आज का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, जैसा जो था ना 15 तक कंप्लीट करने का, नहीं हो पाया। इंशाल्लाह फिर अगले संडे को भी अपने को लेक्चर लेना पड़ेगा। देखो आज कल थ्योरी ख़त्म हो जाएंगी इसकी, फिर एक दिन सारे इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे अपन एक साथ, 4th डे को, मतलब ट्यूसडे को, नहीं वेंसडे को सॉरी। फिर वहाँ से सेमीकंडक्टर स्टार्ट होगा। फिर सेमीकंडक्टर जैसे ही हुआ इन लोग को काम ख़त्म हो जाएगा 12th वालों का। वो तकरीबन मैं 5 से 6 दिन और हार्डली 7 दिन में निपटा दूंगा सेमीकंडक्टर, है ना, विद प्रैक्टिस DPP सब। वहाँ पर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर 12th वालों को तो सिर्फ क्या बचता, फिर रे ऑप्टिक्स बचता ना सिर्फ तुम्हारा, बाकी सब हो गया। चलो हुआ, इधर का रीजन हो गया। रेडियो एक्टिविटी। कल से यहाँ पर 11th में रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास। अगर किसी को है, जैसा आप लोग रिपीटर्स को तो मैं कराऊंगा ही अभी बाद में, मगर बाकी अगर फिर भी किसी को अभी करना है, जैसे 12th वाले ख़ास तौर से रिवाइज करना है किसी को, या फिर किसी का छूटा हुआ था वो पार्ट, तो बैठ के वो कवर कर सकता है 8:30 बजे से। हो गया बेटा इधर का सबका? तो भाई एक बात ऐसी है, हम लोग ने न्यूक्लियर फोर्स को या उसकी जो रेंज थी वो बहुत लिमिटेड थी, ज़्यादा दूर तक के वो फोर्स नहीं लगा सकता था। अब ज़्यादा दूर तक फोर्स नहीं लगा सकता था तो उससे क्या प्रॉब्लम थी, जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ेगा उसमें और ज़्यादा प्रोटॉन और ज़्यादा न्यूट्रॉन आएंगे, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है फिर, है ना, कि उसमें से न्यूक्लियॉन्स का डीके स्टार्ट हो जाता है। इसी कंसेप्ट को कहा गया था रेडियो एक्टिव डीके। ये चीज़ एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी इन द ईयर 1896 बाय द साइंटिस्ट A.H. बैक्वेरल, है ना, बैक्वेरल से एक्सीडेंटली। वो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस को स्टडी कर रहे थे। ये कर रहे थे स्टडी फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, जो भी, तो फॉस्फोरेसेंस को स्टडी कर रहे थे। उनका कोई इंटेंशन नहीं था रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करना, है ना, मगर उन्होंने क्या देखा कि भैया, कि जब उन्होंने यूरेनियम को लाइट से इंसिडेंट किया, है ना, और वो फ्लोरेसेंस के बारे में, वो चमक जो होती है ना उसकी, ग्लो करना कोई चीज़ को, उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब उसको स्टडी कर रहे थे तो बाद में चलो काम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक पेपर में उसको लपेट के, यूरेनियम सॉल्ट को पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको रखे, और उन्होंने एक जैसा उसके साथ में एक कुछ वो रखे थे, फोटोग्राफिक फिल्म्स थे, वो रख दिए थे वहाँ पे। और हालांकि बीच में उसको कवर करके उन्हें सिल्वर के वॉल से कवर करके रखा था। उनको ये था कि भैया अगर ये रेडिएशन जाता है, अगर ये रेडिएशन इसमें से कुछ निकलता है तो वो उस पर इफेक्ट ना पड़े फोटोग्राफिक फिल्म्स पे, तो इसीलिए उन्होंने उसको सेपरेट करके रख दिया था यूजिंग अ सिल्वर वॉल। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, जब उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म्स को निकाले, अब अपने ज़माने में अभी तो कैसा है, फोटोग्राफी से अपन जो लेते वो कैसा था कि डायरेक्ट वो डिजिटली सा प्रिंट होकर आ जाता। तो कुछ वक्त पहले अगर आपने गए होंगे, तुमने देखे होंगे वो कैमरा के रोल आते थे, है ना, नेगेटिव बोलते हैं, देखे होंगे तुमने, किसी ने देखा क्या, तुम्हारे घरों में रखे होंगे नेगेटिव, वो कैसे काले काले कुछ का कुछ नज़र आते उसके अंदर लोग ऐसे दिखने ना, तो नेगेटिव कैमरा के रोल। तो वो
ऐसा होता है कि वो जो कैमरा के रोल होते हैं, जो निगेटिव्स होते हैं ना, वो असल में होते हैं पूरे ट्रांसपेरेंट, है ना। फिर होता क्या है कि उसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ता है तो वो हो जाते हैं काले, ब्लैक। अब अगर मैं आपकी फोटो खींच रहा, है ना, तो उसके हिसाब से तुमने नोटिस किया होंगे नेगेटिव में कि तुम्हारे जो बाल है उसमें थोड़े से ब्राइट, हल्के हल्का ट्रांसपेरेंट नजर आता है।
तो जल्दी कर लो। एलिमेंट है एक्स नाम का, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। जब बीटा माइनस डिके होता है, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसके कारण क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। हालांकि एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बाहर निकला था बेटा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ एक और चीज बाहर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। तो भैया ऐसा है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि देखो, जैसे कि मैं कहूँगा ये असल में है क्या मामला। मान लो कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है। एटॉमिक नंबर क्या है, एग्जाम्पल के लिए अपन ऐसा रफ लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 100 है, और एटॉमिक मास नंबर उसका है 200, यानी उसके पास 100 प्रोटॉन है, 100 न्यूट्रॉन है ना। तो मान लो 100 प्रोटॉन, 100 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर क्या है भैया, 100, और एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ बेटा, 200। अब इसमें से क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट करता है। बेटा एक याद रखना, ये टूट के बाहर निकलने जैसा नहीं है ना। मूंगफलियों के छिलके फोड़ के निकाले, फलियां निकले 3-3 बाहर, ऐसा नहीं है ये, है ना। ये मामला कैसा है, कन्वर्जन का मामला है ना। तो एक न्यूट्रॉन आपका कन्वर्ट होता है एक पॉजिट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में, है ना। अब ऐसा है कि ये दोनों तो बाहर निकल गए, ये तो रेडिएशन जैसा है, तो ये तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। अब एक न्यूट्रॉन की जगह पे कौन आके बैठ गया, पॉजिट्रॉन, जिसका चार्ज प्लस ई ही होता है। एक न्यूट्रॉन की जगह पे आके क्या हो गया, एक पॉजिट्रॉन हो बैठ गया। तो अब क्या हुआ, यहां पर 99 न्यूट्रॉन्स हो गए और 101 पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन जैसा मैं बोल सकता हूं वो हो गया, है ना। अब अगर मैं बोलूंगा देखो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, 1 से बढ़ गया ना चार्ज वैल्यू, तो बोले चार्ज वैल्यू 1 से बढ़ गया, है कि नहीं। जहां पहले मान लो कि पहले 100 ई चार्जेस थे,
या फिर ये मान लो कोई ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है आपके न्यूक्लियस का, तो इसमें आपका जो आप देखेंगे फर्क जो आ रहा है एनर्जी लेवल में, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब बोले ये होता कैसा है, बोले ये सिचुएशन आ जाती है कैसी कि जब यहाँ पर किसी भी किस्म का डीके होता है, अल्फा डीके मानो या फिर बीटा डीके जब होता है, तो डीके के बाद जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जब न्यूक्लियस अपने एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है ना, तो भैया अब ऐसा है कि उसको शांत करने के लिए उसमें से फिर रेडिएशंस बाहर निकलती है, उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं गैमा रेडिएशन। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है, ये 30 सेंटीमीटर लोहे की दीवार को भी चीर के जा सकती है। 30 सेंटीमीटर मतलब बोले तो तुम्हारी 30 सेंटीमीटर की स्केल देखिए बड़ी वाली, अब उतनी चौड़ी लोहे की दीवार करो तुम, उसको भी वो चीर के बाहर निकल जाती है, अपनी बॉडीज़ को भी चीर के आर पार चले जाती हो। चीर के बोले तो कैसा फोड़ फाड़ के नहीं जाती हो, मतलब आर पार चले जाती उसके, है ना, जा सकती। जैसे एक्सरेज होती है ना, आप बॉडी उसके एक्सरे के सामने खड़े जाओ, आपकी बॉडी में से पास हो जाता है हड्डियों के सिवा, वैसी गैमा रेडिएशन सबसे खतरनाक। कहीं पे भी जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है ना, या फिर जो भी आपका एटॉमिक ब्लास्ट भी होता है, एटॉमिक बॉम्ब भी फोड़ा जाता है, तो अक्सर यहाँ पर वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं हमको गैमा रेडिएशंस के। गैमा रेडिएशन कई सालों तक वहाँ चलता है, और वो इतने सालों तक चलने के बाद भी इशू ये रहता है उसके अंदर कि जब भी जो किसी बॉडी मतलब बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो बॉडी में अजीब किस्म की म्यूटेशंस आ जाते हैं, मतलब उसमें कैंसर वैंसर भी डेवलप हो जाता है। एक चेरनोबिल का एक बहुत ज़बरदस्त एक इंसिडेंट था, नाम सुनेंगे उसका, चेरनोबिल का, है ना। 4 पावर प्लांट में से एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मतलब ब्लास्ट हो गया था, है ना। वो भी ऐसे तमाशे थे, वो बोलते हैं कि जैसा कि वो एक कुछ कैडमियम रॉड्स कुछ ऐसा रहता, उसमें ऐसा कैडमियम रॉड्स क्या करता है, न्यूक्लियर फिशन को स्लो करता कैडमियम रॉड। अब ऐसा है कि वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि अगर अपन निकाल के देखते बोले कि क्या होता करके उसको। अब उन्होंने कुछ तो भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ऐसा था। तो जब उन्होंने ऐसा निकाल के देखे तो उनको लगा कि ये बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, उसको जल्दी से कंट्रोल में लाना ज़रूरी है फिशन को। तो वापस से वो कैडमियम रॉड्स को जब इंसर्ट कर रहे थे, है ना, तो अब उन्होंने एक बात पे ध्यान नहीं दिए, वो जो कैडमियम रॉड्स को के हेड थे, मतलब उसको जो पकड़ के रखने के लिए जो थे मटेरियल, ऐसा जो पकड़ के रखता ना रॉड्स को, तो वो जो मटेरियल था वो उस एलिमेंट से बना था जो इस न्यूक्लियर फिशन को और तेज़ कर देता है ना। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि इतने बड़े कैडमियम रॉड्स हैं, ये तो क्या करते हैं, उसको फिशन को स्लो करते, लिमिट में लाते, कंट्रोल करते। ये छोटे मोटे एलिमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा। जब उन्होंने री इंसर्ट करे उसको, तो वो फिशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, और वहाँ एक प्लांट ब्लास्ट हो गया, है ना। एक प्लांट ब्लास्ट हो गया, तकरीबन उसको बहुत 25-30 किलोमीटर का इलाका, बहुत बड़ा इलाका उसको खाली किया गया, है ना। बहुत सारे वर्कर्स को जल्दी जल्दी वहाँ से निकाला गया वहाँ पे। अब ऐसा था, एक चांसेस थे कि वो अगला प्लांट जो है, बाकी 4 प्लांट और थे, बोले इसके हेड को क्लोज़ करना पड़ेगा, जो पानी में जाके करना पड़ता। अब बोले हेड को क्लोज़ करना पड़ेगा, और बोले कौन जाके इसको क्लोज़ करेगा, क्योंकि अगर इसे क्लोज़ नहीं किए तो वो चारों प्लांट फट जाएंगे, तीनों, बाकी के 3 ही फट जाएंगे, और अगर बाकी के 3 फट गए तो पूरा यूरोप उसके घेरे में आ जाएगा। तो बोले अब कैसा करेंगे। बहुत चला, तो उसमें से 2 लोग या 2 या 3 लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ के वॉलंटियर करे कि हम जाके, है ना, उसको बंद करते हैं। तो बहुत चला, उनकी सत्कार किया गया, ऐसा वैसा, तुम हीरो हो, ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि सबको मालूम था कि जो वो पानी में जाएगा रेडियो एक्टिव से भरा पड़ा पानी, है ना। तो बोले भैया वो बंदे की मौत तय है, ऐसा मानने से था, क्योंकि रेडियो एक्टिव सबको मालूम था क्या डेंजर रहता। अब तुम इतने भारी भरकम रेडियो एक्टिव पानी में से होते हुए जाओगे उसको बंद करने के लिए, 1-2 घंटे वहाँ बिताओगे, वहाँ पर बंद करने के लिए जो भी रहेगा प्रोसीजर टाइम लगेगा, तो भैया तुम्हारी मौत तो तय है। तो 2-3 लोगों ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट मतलब सुसाइड मिशन बोलेंगे इसको। उन्होंने सीधा बोले कि हाँ भाई हम तैयार है, हमारे घर वालों का ख्याल रखना, पैसा लगता सब भर भर के देना उनको, है ना। तो भाई चलो ठीक है, उन्होंने वॉलंटियर किए। वो 3 लोग थे शायद से, तो तीनों लोग गए, 2-3 घंटा जो भी टाइम लगा उसको बंद किए, आ गए। अब वो बैठे मौत का इंतज़ार करते कि अब आएगी हमारी मौत, है ना। 10-15 दिन में हमारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 1-1.5 महीने के बाद हमारे अंदर बॉडी के अंदर फोड़े बनना चालू हो जाएंगे, जो है ना, लम्स बनना चालू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, हम लोग फिर मरेंगे। तो भाई ऐसा हुआ, 1 महीना बीता, 2 महीना बीत गया, 3 महीना, 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ उनको। चेकअप कराया उन्होंने अपनी बॉडी का,
तो बोले अरे सब ऑल राइट है, कुछ भी नहीं है। बोले कहीं से कुछ कैंसर का कुछ कोई साइन? बोले कुछ भी नहीं है। तो उनमें से पहला आदमी बोलते 25 साल बाद मरा, पहला आदमी 25 साल बाद मरा, वो भी हार्ट अटैक से, है ना। बाकी के दोनों आदमी अभी भी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, वो कुछ भी नहीं है उनको फर्क। तो एक अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि साला कि ये बचे कैसा, ये बचे कैसा अभी तक के, क्योंकि ये तो मौत तो तय थी। तो वो बोलते ना कि अपन बोलते इससे ये हो जाएगा, जो है अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, है ना। तो भाई तुम कहीं से भी जाकर आ जाओ, अगर उसको बचाना है तो कोई भी चीज़ आपको मार नहीं सकती। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गैमा डीके, तो जैसे कि एक एग्जांपल कोबाल्ट का, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 और एटॉमिक मास नंबर 60। ध्यान दे बेटा, यहां पे मान लो कि उसका हुआ है गैमा डीके, बीटा डीके हुआ पहले, क्योंकि मैंने कहा कभी भी गैमा डीके डायरेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद होता है। तो ऐसा है कि भाई हमने क्या देखा कि मान लो कि बीटा डीके हो गया, बीटा डीके होने के बाद क्या होगा, बीटा माइनस डीके, उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा है कोबाल्ट के अंदर बीटा माइनस डीके हुआ, बीटा माइनस डीके होने के बाद मैंने देखा कि भैया वो एक एक्साइटेड स्टेट में था, वो क्या था, एक एक्साइटेड स्टेट में था। तो फिर वो क्या करता है, एक गैमा रेडिएशन इमिट करता है थोड़ा लोअर लेवल में आने के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने जो गैमा रेडिएशन इमिट किया उसकी वैल्यू क्या थी, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बावजूद वो आपके ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाया, उसने एक फोटोन इमिट किया इतने का गैमा रेडिएशन, मगर उसके बावजूद वो क्या हुआ, नहीं आ पाया ग्राउंड स्टेट में। तो फिर वो क्या करता है, एक और बार वो गैमा रेडिएशन इमिट करता है ऑफ 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आता है। और क्योंकि उसका एटॉमिक मास नंबर एक से बढ़ गया था और 28 और एटॉमिक नंबर एज इट इज था, तो अब उसका नेचर बदल गया, दैट इज अब वो कहला रहा है निकल, है ना। तो इस तरह से गैमा डीके के बारे में आपको समझाया गया है कि पहले तो कोई भी अल्फा या बीटा डीके होगा, दोनों में से कोई एक होगा, अल्फा डीके या बीटा डीके। ये वन यूरेनियम में थोरियम में लगातार ये बहुत होता है। तो पहले दोनों में से कोई एक डीके होगा, अल्फा डीके या बीटा डीके, फिर उसके बाद वो देखा जाएगा इनका एनर्जी लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है, फिर वो अपने आप को क्या करेगा, लेवल को कम करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक बार में वो कम कर ले, ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, कभी कभार हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स में उसको करना पड़े, जैसे यहाँ पर उसको 2 स्टेप में आना पड़ा, उसको 2 गैमा रेडिएशन छोड़ना पड़ा, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट पे आया समझ में। तो इस तरह से वो होता है आपका गैमा डीके। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके। अल्फा डीके में क्या कौन निकलता है बाहर, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, एटॉमिक मास नंबर 4 से। बीटा डीके 2 टाइप के, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि एक आपका न्यूट्रॉन अपना रूप बदलता है पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, उसमें से ये दोनों भाग जाते हैं, ये तो मासलेस रहता तकरीबन। और अब हमने देखा कि पॉजिट्रॉन आ गया, जिसका जो कहा जाएगा, है ना, चार्ज मास तकरीबन प्रोटॉन जैसा है। तो अब हम लोग ने कहा कि भैया अब क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया एक से, मास तो जैसे कि वैसी है, पूरा मास जैसे कि वैसी है। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, हमने क्या देखा कि आपका जो एक प्रोटॉन था वो अपने आप को कन्वर्ट करता है पॉजिट्रॉन में, न्यूट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। तो अब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया, एटॉमिक मास नंबर जैसे कि वैसे ही है। फिर आया गैमा डीके, गैमा डीके में क्या होता है, अल्फा या बीटा डीके दोनों में से कोई एक होता है। और जैसे कि यहाँ कोबाल्ट का बीटा माइनस डीके हुआ, जैसे ही उनका डीके हुआ हमने देखा ये साला बहुत खौला हुआ था, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा थी उसकी, तो उसको शांत करने के लिए वो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी को लिबरेट करेगा, है ना। अब ये एनर्जी को लिबरेट किया, गैमा रेडिएशन छोड़ा, फिर उसने एक और बार लिबरेट किया, उसने एक और गैमा रेडिएशन छोड़ा, फिर बाद में वो अपने जो बीटा माइनस डीके के कारण वो निकल में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में, लिख लो। बी फास्ट।
प्रिंट कराया क्या? बता देना। नोट्स में पूरा दिया हुआ है 12th वालों के हिसाब से। पकड़िए पेज, देता देखो मैं, अभी काम में आ जाएगा ना। तो भैया अब है हमारा डीके लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव disintegration is directly proportional to number of radioactive atoms present at that instant. नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो देखो भैया वो क्या कहना चाहता है कि कोई मेरे पास मैटर है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कोई भी एक रेडियो एक्टिव मेरे पास मैटर है। अब ऐसा है कि मैंने उसको हवा में खुला रखा तो मैं क्या देखता हूँ उसमें लगातार अल्फा बीटा गैमा ये सब पार्टिकल्स क्या छोड़ छोड़ के इसको बाहर निकल रहे। शुरू में ये बहुत स्पीड से निकल रहे थे और धीरे धीरे उनकी निकलने की स्पीड क्या हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। और जैसे जैसे क्वांटिटी कम हो रही वो और धीरे और धीरे और धीरे धीरे फिर टुचुक से करके एक 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 एक, है ना। तो अब इस तरह से वो कम होता जाएगा। तो भैया उसने वही बोला है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मान लो कि किसी वक्त पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट जो थे वो n थे। भाई मान लो किसी मैटर में कितने एलिमेंट बच गए, सॉरी कितने एटम्स बच गए थे, किसी मैटर में कितने एटम्स बचे थे आपके अभी डिसइंटीग्रेट होने के। तो मैं बोलूँगा अभी इतने बचे यार। तो बोले अब जो आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है यानी कितनी तेजी से डिसइंटीग्रेशन होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ कितने एटम्स हैं। अगर ज़्यादा है तो ये तेजी से होगा, अगर ये कम है तो आराम आराम से होगा। बात समझे ना। तो भाई बाद में इनका एक कांस्टेंट निकल के आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया यहाँ पर जो कि मटेरियल पे डिपेंडेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं डीके कांस्टेंट, है ना। तो देयरफॉर dn अपॉन dt इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस लैम्बडा n। अब बोले ये लैम्बडा क्या है यहाँ पर, बोले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और जिसे हम लोग कहते हैं डीके कांस्टेंट। ये वैरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, एलिमेंट टू एलिमेंट कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यूरेनियम के लिए अलग होगा, प्लूटोनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए वो अलग होगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब ऐसा है कि मैं n को इधर लाता हूँ, dt को उधर भेजता हूँ, तो वो हो जाएगा माइनस लैम्बडा dn अपॉन n माइनस लैम्बडा dt। अब मुझे ये मालूम करना है कि अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि भाई ठीक है कि यहाँ पर n एटम्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए टाइम जो लगेगा उसका जो रेट ऑफ चेंज, सॉरी यार
n एटम्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो स्पीड होगी उसका फॉर्मूला ये है। अब ऐसा है कि मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला बनाऊंगा जिसमें ये बता सके मुझे कि भैया इतना समय बीत चुका है। मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, जैसे मान लो वही चेरनोबिल में क्या है, ब्लास्ट हुआ। अब जब ब्लास्ट हुआ तो भैया उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि इतने वक्त के बाद जाना वहां सेफ है ना, इतने इसमें एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे। जैसे कई साल लगे उसको पूरा साफ होने के लिए, वहाँ के वातावरण को पूरा साफ होने के लिए, ठीक होने के लिए कई साल लगे, है ना, क्योंकि जब तक वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन चलता रहेगा, तुमने क्या देखे, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, फिर धीरे धीरे धीरे, और हर डिसइंटीग्रेशन में वो गैमा रेडिएशन छोड़ता रहेगा, हर डिसइंटीग्रेशन में गैमा रेडिएशन छोड़ता रहेगा। तो ये जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर उस प्लांट में 10 किलो का यूरेनियम था जो कि गलती से फट गया, उसमें रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट हो गया, तो अभी मान लो 1 साल बीत चुका है, अभी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स या कितने एटम्स बचे होंगे डिसइंटीग्रेट होने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमें बनाना जरूरी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पता लगाया होंगे, वो क्या फॉर्मूला है जिससे ये पता लगा होगा कि अभी भी इतना बाकी है ना, 10%, 20%, 50% इतने अभी बाकी है। तो वो फॉर्मूला क्या था, तो चलो उस फॉर्मूले के पीछे जाते हैं। तो क्या हुआ, बोला बोला। अब n को इधर ला लिए, t को इधर ला लिए। भाई मान लो हम इसलिए इसका इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। अब ऐसा है भाई, मान लीजिए यहां पर कि शुरुआत में t इक्वल्स टू 0, तुम्हारा स्टेट बोर्ड, अच्छा स्टेट बोर्ड का लूं कि इसका लूं, ठीक है चलो इसके लिए। देखो मान लो स्टार्टिंग में नहीं, वो उसमें एक स्टेट बोर्ड में असल में इनडेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके किया हुआ है, और बाद में दूसरे बुक्स में जैसे डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके जमता है, ठीक है, जल्दी डेफिनेट आसान है वो ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लो टाइम कितना हो रहा था, 0, या कितना टाइम हुआ था 0, उस वक्त एक भी एटम डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने होंगे, n0। अब मान लो t टाइम बीत चुका है, तो अब कितने एटम्स बच गए हैं, n बच गए हैं, है ना। तो इसका टाइम का लिमिट और आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट टू बी डिसइंटीग्रेटेड, उसका लिमिट हमने बता दिया। अब इससे हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ n, फिर उसके लिमिट n0 टू n माइनस लैम्डा dt का क्या आएगा, माइनस लैम्डा t, लिमिट 0 नहीं, अब प्लस ही का आएगा, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूँ तो क्यों प्लस ही आएगा, है ना। फिर ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 माइनस लैम्डा t। तो फिर आप इसको क्या लिख कर सकते, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n अपॉन n0 माइनस लैम्डा t। और फिर उसको एक काम करो, जैसे कि हमको मालूम है नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू b, इसका मतलब a को आप e रेस्ट टू पावर b करके बोल सकते हैं। तो इसी तरह से n इक्वल्स टू n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t, n इक्वल्स टू n0 e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट होने के अभी भी बचे हैं। मान लो जो भी टाइम, बोले इतना टाइम बीत चुका है, कितना टाइम बीत चुका है, बोले 10 साल हो चुके हैं, या 1 साल, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 साल हो चुका है, तो टाइम वो डालना पड़ेगा आपको, है ना। फिर वो डीके कांस्टेंट की वैल्यू, भाई कौन सा एलिमेंट था, तो बोले भाई वो जो कहा जाएगा अपना वो था, क्या बोलते हैं, प्लूटोनियम था, ठीक है, उसकी वैल्यू डालेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, जो शुरुआत में कितने एटम्स थे, एटॉमिक मास नंबर कितना था शुरू में, एकदम कितना था, तो बोले इतना इतना था, तो बोले भाई जो भी है वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन, अगर 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सेफ है ना, या 0.01 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर अभी भी कुछ वैल्यूज़ आ रही है 10, 20, 30, 30 जो भी है, तो भैया अभी भी सेफ नहीं है, अभी भी जाना पड़ेगा आपको, अभी जा नहीं सकते वहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं डीके कांस्टेंट या डीके लॉ कहा गया, डीके कांस्टेंट नहीं, डीके लॉ कहा गया। अब ऐसा है, अगर सपोज ये इधर का पार्ट हुआ, देखो
क्या हो गया? बोलना बोलना, अरे बोल दो भाई। साइड अभी जा सकते क्या वहाँ पे? अभी जा सकते, अब साफ है। जा रहा क्या? कब जा रहा? हुआ क्या? इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अमजद, अमजद, ऐसा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट, अदब के साथ नहीं, इसके मुताबिक विथ रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर 1 को आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dn बाई डी टी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस लैम्डा एन जीरो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। एन जीरो तो क्या है? कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव होगा। जैसे कि आपको मालूम है ई रेस टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ए इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स होता है, सही है। तो ये ए नीचे आ गया, वैसे ये माइनस लैम्डा नीचे आ गया, तो ठीक है। माइनस को इधर ले, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन जीरो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये माइनस डी एन अपॉन डी टी क्या है? ये कैपिटल आर है ना, डीके रेट, या जिसे आप एक्टिविटी करके कहते हैं, डीके रेट, या जिसे आप क्या कहते हैं? एक्टिविटी। अब ये कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू, है ना, लैम्डा एन जीरो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये फॉर्मूला है डीके रेट या एक्टिविटी कैलकुलेट करने का, कि यहाँ जो डीके हो रहा है कितनी तेज़ी से हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो है आपका बैक्वेरल, मतलब उन्हीं के ऑनर में जो यूनिट है उसको बैक्वेरल करके रखा गया है। और बैक्वेरल के अलावा एक और है क्यू